पाठ 20 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वह गद्यांश होता है जिसको छात्रों ने पहले कभी अपनी पुस्तक में न पढ़ा हो। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाषा की समझ आकलन हेतु प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। अपठित गद्यांश का उद्देश्य। मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का अर्थ है छात्रों की भाषा की समझ का पता लगाना, अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। दिए गए गद्यांश का 1-2 बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें। तदुपरांत प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को गद्यांश में रेखांकित करें। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दें। जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें। यदि प्रश्न बहुविकल्पीय है तो सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। यदि शीर्षक देना हो तो किसी रफ पेज पर सोचकर 2-3 शीर्षक लिख लें। फिर उनमें से जो सबसे अधिक केंद्रीय भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा हो उसे उत्तर के रूप में लिखें। अपठित गद्यांश के नमूने। निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पढ़िए। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह बाहर के सभी नए प्रभावों को ग्रहण कर उन्हें पचाकर अपना बना लेती है। इतिहास साक्षी है कि यहाँ की धरती पर विदेशी बराबर आते रहे हैं। वे भारत में आए कि यहाँ बस सकें या यहाँ से कुछ जानकारी पा सकें या लूटपाट कर सकें या इस पर कब्जा कर सकें। उस जमाने में यहाँ के निवासियों ने इन नए नए आने वालों के तौर तरीकों का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उन्हें उनमें से जो भी अच्छा लगा उसे अपना बना लिया। इस विशेष गुण ने ही हमारी प्राचीन संस्कृति को आज तक जीवित रखा है। तुम जानते हो कि हम एक नए राष्ट्र के रूप में अपने को संवारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आज भी नई चीजों को स्वीकार करना और उन्हें अपना बना लेना भारत का विशेष गुण है। प्रश्न 1। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि यह बाहर के सभी नए प्रभावों को ग्रहण कर उन्हें पचाकर अपना बना लेती है। प्रश्न 2। इतिहास किस बात का साक्षी है? उत्तर। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की धरती पर विदेशी लोग बराबर आते रहे हैं। प्रश्न 3। विदेशी लोग भारत किस उद्देश्य से आए थे? उत्तर। कुछ विदेशी भारत इसलिए आए कि वे यहाँ बस सकें। कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से आए और कुछ लूटपाट करने तथा भारत भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से आए। प्रश्न 4। भारत के निवासियों ने विदेशियों के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर। भारतीयों ने विदेशी आगंतुकों का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उनकी जो भी बातें अच्छी लगीं उन्हें अपना लिया। प्रश्न 5। भारत का विशेष गुण क्या है? उत्तर। नई चीजों को स्वीकार करना और उन्हें अपना बना लेना भारत का विशेष गुण है। प्रश्न 6। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर। शीर्षक भारतीयता।
अंडमान के मूल निवासियों में प्रमुख हैं ओंगी तथा अंडमानी। नाटे कद के ओंगी गोलाकार कुटिया में रहते हैं। जहाँ सोते हैं वहाँ सदा आग जलाकर रखते हैं। वहीं अपना भोजन भी बनाते हैं। ओंगी तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं। वे जीवित केकड़े को भून कर खाते हैं। शहद की मक्खी का छाता देखकर ओंगी नंगे बदन पेड़ पर चढ़कर उसका मधु खा जाते हैं। वे तोनजोथ नामक वृक्ष की पत्तियां चबाकर उसकी लुगदी अपने शरीर और सर पर मल लेते हैं। पत्तियों को चबाते हुए वे उसका रस मधुमक्खियों पर थूकते जाते हैं। मधुमक्खियां उस रस से दूर भाग जाती हैं और ओंगी सारा शहद निकाल लेते हैं। यदि ओंगियों को कहीं पानी पीने को न मिले तो वे वन में एक महालता बेल की पत्ती तोड़कर अपने मुंह में रख लेते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अतिथि सत्कार करते समय मेहमान को आदर देने के लिए उसे गोद में बैठाते हैं। इसी तरह विवाह के समय एक दूसरे के गले में बाहें डालकर दूल्हे को दुल्हन की गोद में बैठाया जाता है। प्रश्न 1। अंडमान के प्रमुख मूल निवासी कौन हैं? उत्तर: ओंगी तथा अंडमानी अंडमान के प्रमुख मूल निवासी हैं। प्रश्न 2। ओंगी कहाँ और कैसे रहते हैं? उत्तर: ओंगी गोलाकार कुटिया में रहते हैं। जहाँ सोते हैं वहाँ सदा आग जलाकर रखते हैं। वहीं अपना भोजन बनाते हैं। प्रश्न 3। ओंगी अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? उत्तर: ओंगी लोग तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं तथा जीवित केकड़ों को भूनकर खाते हैं। प्रश्न 4। नंगा बदन होते हुए भी मधुमक्खियां ओंगी लोगों को क्यों नहीं काटती? उत्तर: वे तोनजोथ नामक वृक्ष की पत्तियां चबाकर उनका रस मधुमक्खियों पर थूकते जाते हैं। मधुमक्खियां उस रस से दूर भाग जाती हैं और वे शहद निकाल लेते हैं। प्रश्न 5। पानी न मिलने पर ओंगी लोग अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं? उत्तर: यदि पानी नहीं मिलता तो वे एक महालता बेल की पत्ती तोड़कर अपने मुंह में रख लेते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। प्रश्न 6। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर: शीर्षक: अंडमान के मूल निवासी। समस्त उत्तर पूर्वी अंचल में खेती के लिए वन अंधाधुंध नष्ट किए गए हैं। भूख क्षरण एवं पर्वत स्खलन की समस्या से देश बुरी तरह ग्रस्त है। हिमालय के कच्चे पहाड़ संसार के पर्वतों में सबसे युवा समझे जाते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में अधिक सड़क निर्माण और वृक्ष उन्मूलन के कारण उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही है। पर्वतीय प्रदेशों में खानाबदोश चरवाहों के पास भेड़ बकरियों के विशाल झुंड होते हैं। एक एक चरवाहे के पास 1000 या इससे भी अधिक भेड़ें होती हैं। शीत ऋतु समाप्त होते ही ये ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। भेड़ बकरियों के विशाल झुंडों द्वारा वनस्पति की बर्बादी होती है। पर्वतों में अंधाधुंध कटान की दोहरी मार इनके अस्तित्व को भयानक रूप से चुनौती दे रही है। प्रतिवर्ष वर्षा का पानी अपने साथ इन वनस्पति विहीन नंगे पहाड़ों से करोड़ों टन मिट्टी बहाकर नदियों में ले जाता है। इससे देश में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। पर्वत स्खलन एवं मिट्टी के नदियों में बहकर आने पर नियंत्रण पाने के लिए हिमालय के कुछ पर्वतीय प्रदेशों में योजनाएं बनी हैं, जिनके अंतर्गत जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण तथा चरवाहों द्वारा वनस्पति विनाश पर नियंत्रण आदि कार्य सम्मिलित हैं। विभिन्न योजनाओं द्वारा देहातों में रहने वाले व्यक्तियों के सहयोग से बंजर भूमि तथा क्षतिग्रस्त वनों में ईंधन योग्य तथा फल एवं चारा देने वाले वृक्ष रोपे जा रहे हैं। उनमें यूकलिप्टस वृक्ष विशेष रूप से रोपे जा रहे हैं। प्रश्न 1। संसार के पर्वतों में कौन से पहाड़ सबसे युवा समझे जाते हैं?
उत्तर, संसार के पर्वतों में हिमालय के कच्चे पहाड़ सबसे युवा समझे जाते हैं। प्रश्न 2, पहाड़ों की स्थिति कमजोर क्यों होती जा रही है? उत्तर, अधिक सड़क निर्माण तथा वृक्ष उन्मूलन के कारण पहाड़ों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। प्रश्न 3, शीत ऋतु समाप्त होते ही चरवाहे क्या करते हैं? उत्तर, शीत ऋतु समाप्त होते ही चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को लेकर ऊपर की ओर चढ़ना आरंभ कर देते हैं। प्रश्न 4, प्रतिवर्ष देश में विनाशकारी बाढ़ों के आने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, पर्वतों में अंधाधुंध कटाव तथा चरवाहों की भेड़ बकरियों द्वारा वनस्पति की बर्बादी के कारण वर्षा का पानी इन वनस्पति विहीन नंगे पहाड़ों से करोड़ों टन मिट्टी नदियों में ले जाता है, जिससे देश में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। प्रश्न 5, हिमालय के कुछ पर्वतीय प्रदेशों में कौन कौन सी योजनाएं बनी हैं? उत्तर, जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण तथा चरवाहों द्वारा वनस्पति विनाश पर नियंत्रण आदि कार्यों से संबंधित योजनाएं बनाई गई हैं। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सचरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय, सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के समस्त वैभव और सुख साधन भी तब तक सुख नहीं बनाते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। बहुविकल्पीय प्रश्न। 1, शिक्षा मनुष्य को क्या सिखाती है? क, मस्तिष्क व शरीर का उचित प्रयोग। ख, बुद्धि का उचित प्रयोग। ग, बल का उचित प्रयोग। घ, उपर्युक्त सभी। 2, सहृदय, सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर किस स्नातक से अच्छा है? क, जो निर्दयी है। ख, जो चरित्रहीन है। ग, जो निर्दय और चरित्रहीन है। घ, जो सुसंस्कृत है। 3, वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके किस प्रकार की शिक्षा है? क, व्यर्थ है। ख, अच्छी है। ग, आत्मिक ज्ञान देने वाली है। घ, उपर्युक्त सभी। 4, संसार के समस्त वैभव और सुख साधन मनुष्य को कब तक सुखी नहीं बना सकते? क, जब तक वह धनवान न हो। ख, जब तक उसे भौतिक ज्ञान न हो। ग, जब तक उसे आत्मिक ज्ञान न हो। घ, उपर्युक्त सभी। 5, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। क, सच्ची शिक्षा। ख, सच्चा मनुष्य। ग, आत्मिक ज्ञान। घ, आपसी सद्भाव। उत्तर 1 क, 2 ग, 3 क, 4 ग, 5 क।